वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आईडीई और जेडीके दोनों इंस्टॉल कर लिया था। इस वीडियो में हम सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे जावा में और जावा के बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो के लिए इक्लिप्स आईडीई को यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इक्लिप्स को ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में असाइन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, उसमें मैंने जेडीके, इक्लिप्स और नेटबिन्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया है। मेरा इक्लिप्स आईडीई ओपन हो गया है। अगर आपका आईडीई ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपको हेल्प में जाना है, फिर इक्लिप्स मार्केट प्लेस। यहाँ आपको सर्च करना है डार्क थीम। जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा डार्केस्ट थीम विद डेव स्टाइल, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है। फिर आपको आना है विंडो प्रेफरेंसेस। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डेव स्टाइल। इसमें आपको ये वाला ऑप्शन चेक कर लेना है और चेंज थीम एंड लुक। इसमें अगर आपको सेम थीम अप्लाई करना है तो आप ये डार्क ग्रे, डार्केस्ट डार्क यूज़ कर सकते हो, या जो मर्जी वो जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हो। मेरे को पर्सनली ये पसंद है। फिर आइकन्स, प्राइमरी कलर्स और एडिटर थीम जो है वो मेरा इंटेलिजेंट आइडिया, मेरे को यही वाला पसंद है। फिर आपको क्लिक करना है अप्लाई एंड क्लोज़। तो आपका थीम ऐसे चेंज हो जाएगा। आपको आईडीई को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको जाना है ओपन पर्सपेक्टिव पे और सेलेक्ट करना है जावा और इसको ओपन कर लेना है। अगर फिर भी ये ऑप्शंस नहीं आए तो आपको जाना है विंडो प्रेफरेंसेस और रीसेट पर्सपेक्टिव, तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए आपको जाना है फाइल पे, फिर न्यू जावा प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देना है, तो मैं लिख देता हूँ स्टार क्रिएटिविटी। यहाँ पे लोकेशन, तो ये लोकेशन डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे जेआरई का सेटअप है, तो हमने जेडीके इंस्टॉल किया था तो हमारे पास जावा 17 आ रहा है, तो आपको ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। फिर आप चाहो तो इस मॉड्यूल को अनचेक कर सकते हो या बाद में हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिर क्लिक करना है फिनिश, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसमें हमें जाना है सोर्स फोल्डर में, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस सोर्स फोल्डर में हमें एक पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको सोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से भी आप पैकेज को क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप फाइल पे जा कर के न्यू और यहाँ से पैकेज पे क्लिक करके पैकेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक्स नेम दे देता हूँ, फिर क्लिक करना है फिनिश। तो हमारा एक पैकेज क्रिएट हो गया है सोर्स फोल्डर के अंदर। अब हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगा जावा की, तो यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सेम यहाँ पे फाइल पे जा कर के न्यू एंड क्लास। यहाँ पे हमें नेम देना पड़ेगा अपने क्लास फाइल की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम 1। मॉडिफायर्स पब्लिक ही रहने देना है, मॉडिफायर्स को हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। फिर आपको क्लिक करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके बाद से फिनिश। यहाँ पे कोड लिखा हुआ आ रहा है, इसको अभी हम एक एक करके समझते हैं। पहले इस पर्सपेक्टिव का सेटअप समझ लेते हैं, इस पर्सपेक्टिव में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे है हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट्स शो होते हैं। यहाँ पे हम अपनी कोडिंग करते हैं। और इस साइड में है आउटलाइन। इस आउटलाइन में हमें शो होता है कि हम कौन से पैकेज के अंदर कौन से प्रोग्राम में हैं। तो ये प्रोग्राम के पूरे स्ट्रक्चर का आउटलाइन यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे शो होगा कि प्रॉब्लम्स, हमारे कोड में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई वार्निंग है, तो वो यहाँ शो हो जाएगा। जावा डॉक एक टूल है जावा का, जिससे हम जावा की डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, मैंने पैकेज का नेम स्मॉल से स्टार्ट किया है और क्लास का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। तो ये जावा की कन्वेंशन है, आपको पैकेज के नेम्स को स्मॉल लेटर्स में ही लिखना होता है और क्लास फाइल्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है। तो आपको जावा की कन्वेंशन हमेशा फॉलो करनी है, नहीं तो आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन सी फ़ाइल क्लास फाइल है और कौन सा पैकेज है। तो सबसे फर्स्ट लाइन पे आ रहा है पैकेज बेसिक्स। पैकेज एक कीवर्ड है, ये बताता है कि जो हमारी फ़ाइल है वो कौन से पैकेज से बिलोंग करती है। तो हमने बेसिक्स नाम का एक पैकेज बना रखा था, तो यहाँ पे बेसिक्स लिखा हुआ आ रहा है। और सेमीकोलन ये बताता है कि ये लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो गई है। तो आपको जावा में हर एक स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन लगाना है उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। फिर पब्लिक एक मॉडिफायर है जो डिफ़ाइन करता है कि प्रोग्राम 1 क्लास कहाँ तक विजिबल होगा। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो आप पैकेज को सिटी या विलेज से रिलेट कर सकते हो। ये एक तरह से एड्रेस है आपकी क्लास फाइल यानी घर का। फिर है पब्लिक क्लास प्रोग्राम 1।
पब्लिक और क्लास दोनों कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग और वर्क होता है। जैसे यहाँ पब्लिक कीवर्ड एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसका काम है एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करना है। जैसे आपके घर में कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ उस घर के लोग ही यूज़ कर सकते हैं, बाहरी किसी को अलाउड नहीं होता, वैसे ही आप जावा में डिफाइन कर सकते हो कि ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा। फिर है क्लास कीवर्ड। इसका यूज़ न्यू क्लास बनाने के लिए करते हैं और ये है क्लास का नेम। यहाँ पे आप नेम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो आपने फाइल क्रिएट करते वक्त नेम दिया था वही नेम यहाँ पे पब्लिक क्लास का भी होना चाहिए। क्लास को सिंपली आप ये समझ सकते हो कि एक घर है जिसके अंदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जावा के कुछ रूल्स की। जावा में एक क्लास फाइल के अंदर एक पब्लिक क्लास का होना कंपलसरी है। आप जो क्लास फाइल का नाम देंगे वही नेम पब्लिक क्लास का भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने प्रोग्राम 1 यहाँ पे भी लिख रखा है और यहाँ पे भी प्रोग्राम 1। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोड लिखते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि इस प्रोग्राम 1 क्लास का टेरिटरी कितना है, मतलब कहाँ तक ये वैलिड है। यहाँ पे एक मेन मेथड है। मेथड को कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस भी बोलते हैं, लेकिन जावा में हम मेथड्स ही बोलते हैं। मेथड कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैमरे का काम होता है फ़ोटो कैप्चर करना, वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ऑडियो के लिए माइक होता है। वैसे ही हम मेथड्स या फंक्शंस क्रिएट करते हैं प्रोग्राम्स में और डिफ़ाइन करते हैं कि वो मेथड क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो यहाँ पब्लिक का मतलब सेम ही हुआ कि ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा, तो ये पब्लिक है मीन्स ये हर जगह पे एक्सेसिबल होगा। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब अभी के लिए ये समझ लो कि मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम मेथड को स्टैटिक बना देते हैं तो हमें उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हम प्रोग्राम 1 यानी क्लास के नेम के साथ में उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। वॉइड यहाँ रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप ये डिफ़ाइन करता है कि जो ये हमारा मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा। मेथड लिखने का एक सिंटैक्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद से मेथड नेम, फिर पैरामीटर्स, उसके बाद से उसका टेरिटरी, मतलब वो मेथड कहाँ तक वैलिड है। तो यहाँ पे हो गया हमारा वॉइड रिटर्न टाइप और मेन इसका मेथड का नेम, स्ट्रिंग आर्ग्स पैरामीटर्स हो गए और हमने ये टेरिटरी डिफ़ाइन कर दिया। अगर आपको हर एक कीवर्ड पे एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जावा के हर एक कीवर्ड पे एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो ये रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका मतलब ये मेथड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ मेथड का नेम, ये नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मेथड के लिए मेन ही लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बट अभी मैंने कहा मेथड का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेन लिखना कंपलसरी है। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा क्यों है कि हमें यहाँ पे मेन ही लिखना पड़ेगा। तो देखो भाई, हर चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। जेवीएम को मेन नेम ही पसंद है, मेन जेवीएम का लव है, ओके। और जेवीएम को एक पब्लिक क्लास चाहिए, एक मेन मेथड चाहिए, तभी जेवीएम प्रोग्राम को रन करेगा, वरना एरर शो करेगा। चलो अब बात कर लेते हैं पैरामीटर्स की। जेवीएम को मेन मेथड खाली हाथ नहीं चाहिए, इसके साथ हमें एक एरे को पास करना पड़ेगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। और ये आर्ग्स यहाँ पे स्ट्रिंग एरे का नेम है, यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं करेगा, बट जनरली हम आर्ग्स ही लिखते हैं। आर्ग्स मीन्स आप समझ सकते हो आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इसको करते हैं सेव और इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपको यहाँ पे आना है रन कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको फर्स्ट टाइम ही बस करना पड़ेगा, हर बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ब्राउज़, यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टार्ट क्रिएटिविटी, अपने प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद यहाँ पे क्लास नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हमें लिखना पड़ेगा पैकेज का नेम, तो वो है basics.program1। फिर अप्लाई और रन। तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास बेसिक्स प्रोग्राम 1, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास करना ही पड़ेगा। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ दोबारा से, तो आप देखोगे प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, कोई भी एरर शो नहीं हुआ। एक बार आपने यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लिया अपने प्रोग्राम को, तो आप चाहो तो कंट्रोल और F11 प्रेस करके भी प्रोग्राम को रन कर सकते हो। फ़िलहाल अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने मेथड के अंदर कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है, तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है। सो मैंने अभी जो भी रूल्स बताए वो रूल्स आपको फॉलो करने ही हैं, और साथ में आपको ये कन्वेंशंस भी फॉलो करने हैं।
अगर रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो प्रोग्राम में एरर आएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा सक्सेसफुली। और अगर कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी डिफरेंशिएट करने में कि कौन सी क्लास फाइल है, कौन सा मेथड है, या फिर कौन सा पैकेज नेम है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको दोनों चीज़ें को फॉलो करना है। तो अब कुछ कोड को लिख लेते हैं। तो हमें जो भी कोड को रन कराना होता है वो हम मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंट कराने के लिए लिख लेता हूँ system डॉट आउट डॉट println, और इस पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ आई एम बेस्ट प्रोग्रामर। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप हो बेस्ट प्रोग्रामर, क्योंकि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो इतनी थ्योरी के बाद भी। वेल, थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट होती है प्रोग्रामिंग में, बट उतनी नहीं जितनी कॉलेजेस में सिखाई जाती है। तो हम सिर्फ उतनी ही थ्योरी पढ़ेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, बाकी हम मोस्ट ऑफ द टाइम कोड ही लिखते रहेंगे। सो इसको रन करते हैं, कंट्रोल F11। सो हमने जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था वो प्रिंट हो गया। तो अब इस लाइन को समझते हैं। सिस्टम एक क्लास है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है program1, वैसे ही जावा में पैकेजेस होते हैं काफ़ी सारे। तो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ये सिस्टम क्लास डिफाइंड है। जैसे हमने यहाँ पे पैकेज बनाया था बेसिक्स, उसके अंदर हमने program1 बनाया, वैसे ही जावा में भी जावा डॉट लैंग नाम की एक पैकेज है, उसमें एक सिस्टम नाम का क्लास है। इस चीज़ को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिकली हमने पूरा पाथ दे दिया कि ये सिस्टम क्लास फाइल कहाँ पे पड़ी है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं। ऐसी एक और क्लास होती है स्कैनर क्लास। तो अगर मैं लिखता हूँ स्कैनर, तो यहाँ पे देखोगे रेड लाइन आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्कैनर क्लास इसमें अभी इम्पोर्टेड नहीं है, और यहाँ पे एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जावा डॉट लैंग पैकेज ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड होता है। हमें यहाँ पे इम्पोर्ट लिख करके उसको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे हम किसी भी पैकेज को इम्पोर्ट कीवर्ड से इम्पोर्ट करते हैं, फिर उसका पाथ डालते हैं। तो जावा डॉट लैंग डॉट, अगर लैंग पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस पड़ी हैं सबको इंपोर्ट करना है तो आपको यूज़ करना है एस्टरिस्क और सेमीकोलन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम ही लिख देता हूँ। सो आप देखोगे कोई भी एरर नहीं आ रहा। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए ये बस एग्जाम्पल के लिए था। और इस लाइन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड होता है हर एक प्रोग्राम में। इस सिस्टम क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत से फील्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर होवर करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे वो सिस्टम क्लास फाइल ओपन हो गई। इसके अंदर आउटलाइन में आप देखोगे इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। फील्ड्स आप समझ सकते हो वेरिएबल्स, और मेथड्स यानी कि फंक्शंस। अगर मैं फंक्शन F4 क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक हायरार्की ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे एक आउट नाम का फील्ड है जिसका टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। सो हमने यहाँ पे जो आउट यूज़ कर रखा है वो एक फील्ड है सिस्टम क्लास के अंदर जिसका रिटर्न टाइप है प्रिंट स्ट्रीम। और अगर प्रिंट स्ट्रीम को ओपन करें तो यहाँ आउटलाइन में आप देखोगे बहुत सारे मेथड्स हैं इसके अंदर। इसी में हमको मिल जाएगा println मेथड। सो ये रहा println मेथड। तो println की हेल्प से हम कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट कराते हैं। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली हम println को कॉल क्यों नहीं कर सकते। जावा में किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेथड को कॉल करते हैं। लेकिन हम प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ java.io.printstream और यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रिंट स्ट्रीम का। सो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या है? द कंस्ट्रक्टर प्रिंट स्ट्रीम इज़ अनडिफाइंड। तो प्रिंट स्ट्रीम के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली। लेकिन सिस्टम क्लास के अंदर प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आउट नेम से ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम सिस्टम की हेल्प से आउट ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और इस आउट ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पे जो println या फिर इसके अंदर जो भी मेथड्स है उसको कॉल करते हैं। तो इसीलिए हमें ये पूरा system.out.println लिखने की ज़रूरत पड़ी ताकि हम ये println मेथड को कॉल कर पाएँ। ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी जब हम ओप्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। यहाँ println के अंदर मैंने पैरामीटर पास किया है। जैसे यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप का एरे पास किया था जिसका नेम आर्ग्स है, वैसे ही यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पास कर दिया println के अंदर। डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। डबल कोट्स बेसिकली स्ट्रिंग के लिटरल्स हैं। तो आप डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो स्ट्रिंग कंसिडर्ड होगा।
अगर इसी को मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जेवीएम एक बंदा है जिसको जावा के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का जॉब मिला हुआ है, लेकिन वो कहता है कि मुझे एक पब्लिक क्लास चाहिए, एक मेन मेथड चाहिए और उस मेन मेथड के साथ में कुछ पैरामीटर्स चाहिए मुझे। मतलब वो मेन मेथड अपने साथ कुछ स्ट्रिंग टाइप का एरे को लेकर के आए, तभी मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। तो हमने यहाँ पे जेवीएम भाई साहब को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दिया, उन्होंने जो भी मांग रखा था, और जेवीएम भाई ने हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया और हमारा आउटपुट आ गया। एक चीज़ और रहता है, यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ है, हम जैसे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो ये लाइन प्रिंट नहीं हो रही। तो ये कमेंट्स बेसिकली प्रोग्रामर के लिए होते हैं, वो अपने लिए कुछ नोट्स डिफाइन कर सकता है प्रोग्राम के अंदर। कंपाइलर उस लाइन को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क, फिर आपको एंटर करना है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको एंड करना है आपको एस्टरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश से। इसको आप चाहो तो इस स्टार को हटा भी सकते हो, कोई भी एरर नहीं आएगा। सो ऐसे आप कुछ भी मल्टी लाइन कमेंट को लिखते हो। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंपाइलर इस लाइन को कम्प्लीटली इग्नोर करेगा और सिर्फ वो इस चीज़ को या फिर इसके आगे लिखे प्रोग्राम को रन करेगा। सो ऐसे हम कमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।